तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स 12th का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, फिजिकल पोर्शन में आता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये 12th का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग में आएगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। इसका डिफिनीशन ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट डिफाइन कर देते हैं। कह रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है विच डील्स विथ, जो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। किसको बताता है? रिएक्शन के चाल को, रिएक्शन के रेट को। दूसरा बात बताता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रोसेस को, प्रोसीड्यूर को। और तीसरा बात बताता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन चीज बताता है वो। कह रहा है कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कितने समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया या कितने समय में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से आया। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रोसीड्यूर को बताता है कि भाई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो कैसे गया। जैसे मान लीजिए पटना से कोई आदमी हावड़ा गया या दिल्ली गया तो कैसे गया। कहीं रिक्शा लिया होगा, कहीं ट्रेन या प्लेन से गया होगा, फिर टैक्सी लिया होगा। ये उसका प्रोसीड्यूर रहा होगा जाने का। कहीं आराम किया होगा तो कैसे गया, ये उसका प्रोसेस को बताएगा। तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जब आदमी पटना से हावड़ा या दिल्ली गया तो कौन कौन सा फैक्टर्स उसको प्रभावित किए। कहीं पे उसको क्या कर रहे होंगे, कोई उसको रेट को इन्हांस कर रहा होगा, कहीं रेट को डिक्रीज कर रहा होगा। ये कुछ हिंड्रेंसेस भी आ रहे होंगे और फेवरेबल मटेरियल भी साथ में आ रहे होंगे। तो ये बातें हैं। तो वन आफ्टर वन हम लोग सबको जानेंगे। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा डिफाइन कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन ये डिफाइन कर लें। या तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लोग लिखते हैं या आर लिख देते हैं तो भी वह रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। कह रहा है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ इज कॉल्ड, उसका नाम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। करा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट नहीं तो प्रोडक्ट, दो ही लोग रिएक्शन में होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कितने समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया या प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कितने समय में आया, उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। उतारिए। अब देखो बच्चे, मान लो कि अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये तीन लोगों में हम बात कर सकते हैं। ऐसे तो ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक कंसंट्रेशन में, दूसरा पार्शियल प्रेशर में, और तीसरा मोल फ्रैक्शन में, और चौथा मोल्स में। ऐसे इतना हम लोग कर सकते। लेकिन ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा वह समझिए कि 90% क्वेश्चन कंसंट्रेशन का मिलेगा और बाकी क्वेश्चन आपको इस पार्शियल प्रेशर का मिलेगा।
इनका क्वेश्चन रेयर मिलेगा, हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी में मिले भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम कंसंट्रेशन पे रेट को बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा जो समय उसमें लगेगा, टाइम टेकन। बात को समझ रहे हैं? अगर हम पार्शियल प्रेशर का बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर बटा टाइम टेकन। क्लियर? टेकन। अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन मोल फ्रैक्शन बटा टाइम टेकन। क्लियर बाबू? अगर हम मोल का बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन मोल्स बटा टाइम टेकन। तो पॉइंट ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन, इसका थोड़ा रेयर, इसका कम क्वेश्चन, इनका तो बहुत रेयर क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, उतारिए। तो कह रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये जा रहा है प्रोडक्ट में। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बराबर बात करें तो ऊपर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अगर रिएक्टेंट की बात करना है तो रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट का बात करना है तो प्रोडक्ट, अब बटा जो समय उसमें लगा, टाइम टेकन, जो समय लगा। मान लीजिए कि अगर हमको प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब बटा क्या होगा, टाइम टेकन, जो समय उसमें लगा वो होगा। क्लियर? मान लीजिए कि कंसंट्रेशन के संदर्भ में नहीं है, वो प्रेशर के संदर्भ में है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, अब बटा क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं, तो कह रहा है कि चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, अब बटा क्या बाबू, टाइम टेकन। क्लियर? अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इन दोनों का यूनिट तो एक ही होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल बटा वॉल्यूम, यही ना कंसंट्रेशन होता है, तो मोल बटा वॉल्यूम। यानी हमारा क्या हो गया, तो ये ऊपर में मोल हो गया और नीचे वॉल्यूम हो गया। तो मोल का सिंबल तो MOL होता है, अब वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट हमारा होगा मोल पर लीटर, ये ऊपर वाले का हो गया, और नीचे समय, तो नीचे हमारा है मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम में मिनट का हो चाहे सेकंड का हो चाहे जिसका हो, तो जनरली लोग सेकंड लेते हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकंड या पर टाइम ही हम दे देते हैं, क्वेश्चन में जैसा रहेगा आप कर लेंगे। इनमें अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इनका तो यूनिट एक ही होगा। पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का ATM होता है। तो इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो ऊपर में होगा ATM और नीचे समय है तो पर टाइम, यानी हमारा हो गया ATM पर टाइम। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कि ये A है और ये गया B में, तो हम बात करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन क्या होता है,
कंसंट्रेशन का सिंबल होता है C, और नहीं तो आप ऐसे बड़ा बॉक्स दे दीजिए। तो ये हमारा डेल्टा क्या है, तो इसको हम बोलते हैं चेंज। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कौन बाबू, A बटा क्या है, जो समय उसमें लगेगा, टाइम टेकन। क्लियर। अगर कंसंट्रेशन में है तो इसका, मान लीजिए कंसंट्रेशन में नहीं है, पार्शियल प्रेशर में है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो बोलेंगे, तो हम बोलेंगे चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बाबू, ए। अब बटा क्या कर देंगे, बटा हम कर देंगे जो समय लगेगा उसमें, टाइम टेकन। मान लीजिए हम बी का निकालना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी कंसंट्रेशन में, तो हम बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा क्या हुआ, टाइम टेकन। अब मान लीजिए प्रेशर में बात करना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बटा टाइम टेकन। समझ रहे हैं ना। अब आइए, जब रिएक्शन होता है ना बाबू, रिएक्शन चलता है, तो ए का जो कंसंट्रेशन है वह समय, रिएक्टेंट का समय के साथ घटता है, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, समय के साथ घटता है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। बात को समझ रहे हैं। जब रिएक्शन चलता है, आगे बढ़ता है, तो समय के साथ उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, अब प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये ए है और इसको बी में जाना है, तो अभी मान लीजिए कि रिएक्शन जब समय 0 है, यानी अभी शुरू हो रहा है, तो ये 100% होगा, ये तो अभी बना नहीं होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इस तरह के बाद क्या होगा, ये घटने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा। उतारिए। अब देखो बाबू, रिएक्शन 2 होता है। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक डायरेक्शन में चलता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड भी होने लगता है थोड़ा देर के बाद। अच्छा, तो कह रहा, मान लीजिए ए है और ये बी में गया, ये 2 तरह का हो सकता है। कह रहा है इफ इट इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए है, जब समय 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पूरा है उसका, और बी का कंसंट्रेशन क्या है, बी का कंसंट्रेशन 0 है। इधर हमारा समय है, ये कंसंट्रेशन का जोन है, ये समय का जोन है। जब समय 0 है, अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो वेसल में सिर्फ ए होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन जब समय पास करेगा तो ये धीरे धीरे घटने लगेगा, ये धीरे धीरे घटने लगेगा, अब घट करके बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन खत्म हो जाता है समय के बाद। अब बी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, अब बढ़ करके क्या होगा, जिस समय ये खत्म होगा ना, उस समय ये 100% एपीयर हो जाएगा, ये 100% एपीयर हो जाएगा। थोड़ा ऐसे कर्व ग्राफ दिखाइएगा, बात को समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि भाई रिएक्शन जब शुरू हो रहा है, ये टाइम का प्लॉट है, ये कंसंट्रेशन का है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब समय 0 है तो पूरा रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं रहेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 पे है। लेकिन जब समय पास करेगा तो धीरे धीरे ए घटेगा, जैसे जैसे ए घटेगा वैसे ही बी बढ़ेगा,
और जब ए 0 होगा तो बी क्या होगा, बढ़ करके वह पूरा का पूरा ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इफ इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो ये हमारा कंसंट्रेशन का जोन है और ये समय का जोन है। इसमें भी जब समय हमारा 0 रहेगा ना तो ये हमारा 100% रिएक्टेंट रहेगा, अब प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन रिएक्शन का तरीका अलग बदलेगा, चेंज का तरीका बदल जाएगा। ए घटेगा लेकिन घट करके 0 नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा। अब बी बढ़ेगा, अब बढ़ करके ये भी जा करके एक समय के बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात को समझ रहे ना? जिस समय ये कांस्टेंट होगा ना उसी समय ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहां पे तो चेंज सेम है हमारा, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक सर्टेन समय के बाद चेंज फिक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में इरिवर्सिबल का ग्राफ ऐसा होता है और रिवर्सिबल का ग्राफ कैसा होता है, वैसे होता है। इसमें देखिए ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे था, जब समय थोड़ा सा आगे गया तो ए और घट गया, यहाँ पे क्या हो गया, और घट गया ये, यहाँ पे और एक कम हो गया, यहाँ पे और एक कम हो गया, यहाँ तो आकर के एक क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ बी बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 पे है, और अगर यहाँ पे बी का बात करते हैं तो यहाँ आ गया है, इसमें यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, यहाँ पूरा बढ़ा हुआ है। अच्छा इसमें आप देखिए तो हुआ क्या, समय के साथ ये घटेगा लेकिन घट करके 0 नहीं होगा, कहीं आकर रुकेगा, वो 0 नहीं जाएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स भी होगा। रिवर्स होगा तो ए बी में ढकेल रहा है तो बी थोड़ा देर के बाद ए में भी ढकेलेगा। तो अगर रिएक्शन हमारा ये रिवर्सिबल है तो ग्राफ ऐसा होगा, और रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ग्राफ इस तरह का होगा। तरी अब देखो बच्चे, अगला बात कह रहा है कि ये ए है और बी में जा रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। इसके रेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए दिखाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि माइनस डी ए बटा डी टी। अभी समझ में आ जाएगा। और हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बताना चाहते हैं तो हम लिखेंगे माइनस डी बी बटा डी, सॉरी ये माइनस और ये प्रोडक्ट में प्लस। और देखिए अब ये कह रहा है कि माइनस डी ए बटा डी टी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। निगेटिव बताता है ये, निगेटिव डिसअपीयरेंस को, यानी विलुप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये विलुप्त होता है और ये अपीयर होता है, इसकी समाप्ति होती है और ये हमारा अनअपीयर होता है। तो याद रहे कि जो हम बोले माइनस रिएक्टेंट में इस्तेमाल करते हैं, ये रिएक्टेंट है तो इसमें जो इस्तेमाल होगा वह निगेटिव इस्तेमाल होगा, यानी डिसअपीयर हो रहा है। और ये हमारा प्रोडक्ट है तो इसमें पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, यानी अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है डिसअपीयर, यानी विलुप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अपीयर, प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। तो याद रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए का हम बात करते हैं तो वह हमारा क्या होगा, माइनस डी ए बटा डी टी। चूंकि ए रिएक्टेंट साइड में तो माइनस लगा, डी का मतलब क्या होता है, चेंज, डी कहते हैं चेंज को। तो माइनस डी ए क्या है, ए, और ये बड़ा बॉक्स कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी, यानी इसको हम कहते हैं, बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे
रेट ऑफ, प्लस है तो एपियरेंस बोलेंगे, प्लस है तो क्या बोलेंगे, एपियरेंस बोलेंगे। ऑफ कौन, तो चूंकि बी का एपियरेंस हो रहा है तो बी बोलेंगे। याद रहे रिएक्शन में जितना ए डिसअपियर होता है उतना ही बी अपीयर होता है, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बराबर होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। याद रखिएगा, कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होता है वह बराबर होता है रेट ऑफ अपीयरेंस के, रेट ऑफ अपीयरेंस के। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। जितना डिसअपियर होगा उतना ही अपीयर होगा, यह बात दिमाग में रहना चाहिए। यानी इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या है, माइनस डी ए बटा डी टी, अपीयरेंस का क्या है, प्लस डी बी बटा क्या बाबू, डी टी। ये सब लोग क्या हैं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डी ए बटा डी टी हुआ, और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्लस डी बी बटा डी टी हुआ। ये दोनों बराबर हुआ, यानी सब एक दूसरे का बराबर हुआ। आइए और हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, उतारिए। चलिए, अब अभी आपने ये देखा कि N2O2 कह रहा है कि 2 मोल NO बराबर दे रहा है N2O2, ऐसा कुछ दे रहा है। इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बात करना चाहते हैं, पहले आप एक सिंपल रिएक्शन लीजिए। मान लीजिए 2A बराबर क्या है, 3B, ऐसा कुछ दिया गया है। इसका कहना है कि अच्छा, ये जो हम D के बारे में बात किए थे ना, D लिखते थे, उसको डिफरेंशियल, दो तरह का रेट हम लोग को पढ़ना है। एक डिफरेंशियल रेट और इंटीग्रेटेड रेट, दो तरह का रेट हम लोग को रिएक्शन का पढ़ना है। एक डिफरेंशियल रेट यानी बड़ा चेंज, एक इंटीग्रेटेड रेट छोटा चेंज का। तो कह रहा है कि अगर हम इसका बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन हम बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माइनस डी ए बटा डी टी, और इसका क्या बोलेंगे, ये प्लस है, प्लस डी बी बटा क्या करेंगे, डी टी। रिएक्टेंट में हम माइनस इस्तेमाल करते हैं, अब प्रोडक्ट में प्लस इस्तेमाल करते हैं। अब बचा ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बचा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये 2 है तो बटा कर देना है, और ये 3 है तो क्या कर देना है, बटा कर देना है। ये हमारा आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन डिमांड करे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए के संदर्भ में बात करना हो, ए के संदर्भ में, तो हम बात करेंगे तो -1/2 डी ए बटा डी टी। मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन हमको बात करना हो, रेट ऑफ रिएक्शन बी के संदर्भ में इंफॉर्मेशन हो, तो बोलेंगे +1/3 डी बी बटा डी टी। मान लीजिए हमको ए रेट ऑफ रिएक्शन ए का इंफॉर्मेशन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन डिमांड कर रहा है तो ए पर रख के बना दिए, और बी का दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन डिमांड पूछ रहा है तो हम बी का रख करके बना दिए। मान लीजिए ऐसा कर रहा है, ए का दिया है बी के बारे में पूछ रहा है, या बी का दिया है तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे -1/2 डी ए बटा डी टी, उसका क्या करेंगे, +1/3 डी बी बटा डी टी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। मान लीजिए कि ये दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है, कर रहा है, क्वेश्चन ले रहा है 3P बराबर Q, ऐसा कुछ दिया गया है।
हमको रेट ऑफ रिएक्शन जानना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, ये रिएक्टेंट में है तो माइनस लगा 1/3 dP बटा dt, ये प्रोडक्ट में है तो प्लस लगा। इसका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो भाग नहीं देंगे। ये हो गया dQ बटा dt, ये ओवरऑल रेट हो गया, ये ओवरऑल रेट हो गया। अब मान लीजिए हमको बात करना चाहता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ पी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी बात करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको लिख देंगे -1/3 dP बटा dt। मान लीजिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ Q, प्रोडक्ट के बारे में गप करना चाहता है, तो प्लस dQ बटा क्या कर देंगे, dt कर देंगे, हो जाएगा। मान लीजिए कि हमसे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वह P का इंफॉर्मेशन दिया है, Q डिमांड कर रहा है, Q का दिया है, P डिमांड कर रहा है, यानी रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन P एंड Q, इसमें हमको चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये बराबर वो कर देंगे -1/3 dP बटा dt बराबर प्लस dQ बटा, बोलिए dQ बटा dt, हो गया। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, उतारिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन है कि A प्लस 2B बराबर 3C प्लस 4D ऐसा दिया गया है, ये रिएक्शन हमारा दिया गया है। इसमें हमसे पूछ रहा है बहुत सारा बात, एक पूछ रहा है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, ये रिएक्टेंट में है तो माइनस, इसमें माइनस प्लस प्लस जाएगा, तो माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं तो भाग नहीं होगा, तो माइनस DA बटा क्या होगा dt बराबर, ये -1/2 dB बटा क्या होगा dt बराबर क्या होगा, ये प्लस जाएगा, प्लस 1/3, सब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भाग देंगे, DC बटा क्या होगा dt, ये क्या होगा प्लस माफ कीजिए 1/4 और dd बटा क्या होगा dt, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, हमको बात करना है ए के बारे में बात करना है, तो हम इस इतना को लिखेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए बराबर क्या हो गया -DA बटा dt हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी हमको जानना है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, ये बी है तो लिख देंगे क्या, ये वाला -1/2 dB बटा dt। मान लीजिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी जानना है, ये वाला, तो वो वाला लिख देंगे, सी प्रोडक्ट का है तो +1/3 DC बटा dt कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन पर, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी हमको बात करना है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा डी वाला +1/4 dd बटा dt। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, ये बी और सी का में रिलेट करके कह रहा है, रिलेशन बिटवीन कह रहा है बी और सी, इन दोनों में रिलेशन है, तो क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा -1/2 dB बटा dt बराबर, ई प्लस में है तो ये हमारा हो जाएगा +1/3 DC बटा dt, यही ना होगा। उतारिए। अब देखिए मान लीजिए कि हम बात करना चाहते हैं
रिलेशन बिटवीन बी और सी, बी और डी, हम बी और डी में रिलेशन करना चाहते हैं, इसमें और इसमें रिलेट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ये दो मर्तबा कट जाएगा ना, तो बचेगा इधर, मैंने इसमें और इसमें रिलेट करेंगे तो ये इसका दो उसका दो कट जाएगा तो हमारा हो गया 2 दूनी 4 मर्तबा कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा माइनस dB बटा dt, चूंकि ये यहाँ एक बचेगा तो एक को तो भाग देंगे नहीं, और वहाँ बचेगा प्लस 1/2 d बटा dt। इसका दो दूनी 4 2 मर्तबा कट गया, वो हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि हमको कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस का इस्तेमाल होगा, माइनस डी बटा डी टी बराबर क्या हो गया, -1/2 dB बटा डी टी। मान लीजिए उधरी वाला दोनों में इस्तेमाल हो, पूछे क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन सी और डी, तो क्या कीजिएगा, बोलिएगा प्रोडक्ट जाएगा प्लस जाएगा, +1/3 DC बटा dt बराबर +1/4 dd बटा dt। क्लियर बाबू? तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको बढ़िया से रिवाइज करना है, बढ़िया से उसको पढ़ना है, अपना एनसीईआरटी किताब पढ़ना है, इसको पूरी कॉपी को पढ़ना है, और धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन मिलते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है ना, उसका समय हम आपको डिस्प्ले कर देंगे, और फेसबुक वगैरह देखेंगे, चाहे हमारा उसमें मिलेगा इकबाल सर केमिस्ट्री क्लासेस करके। तो 11th का नया बैच हम 14 तारीख से 4 से 5 हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका फी 50% है, 2000 पहला इंस्टॉलमेंट जमा करना है, अपने छोटा भाई बहन मोहल्ला इस सब में बता देंगे। ओके, ठीक, फिर मिलते हैं।